स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सिंपल एंड इजी मेथड में। मैंने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा कंप्लीट कर दिया है और हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, आपके साइंस का सेकेंड चैप्टर है ये। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेसन लिया था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, एसिड्स का नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत इजीली समझ में आए। तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पहले वीडियो सारे स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। जो आज में टॉपिक जो हमारा पार्ट 2 है उसमें मैं कवर करने जा रही हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जो केमिकल रिएक्शंस है उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाता है तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाता है। तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, जो मेरे साथ आप पढ़ते जा रहे हैं आप रोज रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। आप जितना रिवाइज करेंगे आपको उतने डाउट्स आते जाएंगे, आपके डाउट्स मैं क्लियर करती जाऊंगी और आप इजीली एग्जाम तक स्कोर बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो मैं केमिकल रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में है जो मैं आपको कवर करने जा रही हूँ, फर्स्ट है करोसिव नेचर ऑफ एसिड्स, इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स, थर्ड मैं पार्ट कवर कराऊंगी, थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड्स, फोर्थ है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल क्लोराइड, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ नाइट्रेट्स, इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और लास्ट हमारा जो 8th है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर जब रिएक्शन करते हैं हम उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप मेरे साथ एक एक रिएक्शन वन बाय वन बहुत अच्छे से कीजिए। मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे के लॉजिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। लास्ट में चैप्टर के एंड में मैंने नोट्स शेयर किए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी करोसिव नेचर ऑफ एसिड। जैसे हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिड्स क्या होते हैं, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन, या हम इसको कह सकते हैं H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था कि एसिड जो रहता है सॉर होते हैं टेस्ट में, और एसिड का नेचर करोसिव होता है। करोसिव नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन जैसे मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारा किंग ऑफ एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये जो मिनरल एसिड्स हैं ये हाईली करोसिव होते हैं नेचर में। हाईली करोसिव होते हैं मतलब यदि हम इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, यदि किसी वजह से ये हमारे ऊपर गिर जाते हैं या कुछ एक्सप्लोजन हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा पूरी स्किन के ऊपर बर्न्स क्रिएट हो जाते हैं, फेस बर्न हो जाता है और हमारे क्लोथ्स एंड ऑल सब बर्न हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये स्किन, फेस और इसी को क्लोथ्स पे इफेक्ट नहीं डालते। जो मिनरल एसिड्स है ये स्टोन्स, आप स्टोन के ऊपर डालोगे तो आप देखिए ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कि ये स्टोन को भी होल्ड कर देते हैं। आप सब जानते हैं स्टोन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप स्टोन के अंदर डालोगे उसमें होल्ड क्रिएट कर देंगे। मेटल कंटेनर, आप यदि इसको मेटल कंटेनर में रखेंगे ये मेटल कंटेनर को भी करोट कर देंगे। तो ये जो एसिड्स होते हैं इनका नेचर करोसिव नेचर होता है। तो ये जो है एसिड्स को हमेशा हमने अपने लैब में भी देखा होगा, एसिड को हमेशा ग्लास जार के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। एसिड्स को कभी भी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। आपने हमेशा देखा होगा जो एसिड की बॉटल होती है उस पर वार्निंग साइन होता है, हैजार्ड वार्निंग साइन लिखा रहता है। आप देखिए डायग्राम में, आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस पे ये इस तरह का साइन बना होता है क्योंकि इसको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। लैब के अंदर भी आप जाते हैं तो बहुत केयरफुली उसको हैंडल कीजिए।
एसिड्स का जैसे कि आप जानते हैं करोसिव नेचर होता है। अब आप जानते हैं कि जैसे कर्ड है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। फिर आप विनेगर जानते हैं, विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। पिकल्स है, जितने भी पिकल्स है और जितने भी सार सब्सटेंस है, हम जानते हैं उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन जूस है, जैसे साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। हम इन्हें कभी भी आपने देखा होगा, जितने भी सार सब्सटेंस है, इन्हें कभी भी मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। इन्हें कभी भी हमने मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। हमने इन्हें या तो ग्लास कंटेनर या फिर हम इसके अलॉय स्टील के अंदर आप इसको रख सकते हैं। आप कॉपर या ब्रास या कोई और कंटेनर में इसको स्टोर करके रखते हैं तो हम सब जानते हैं कि एसिड्स जो रहते हैं ये मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं। और मेटल से अभी मैं आपको रिएक्शन में आगे बताऊंगी। मेटल से जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। लेकिन सारे सॉल्ट, हम जैसे घर में सोडियम क्लोराइड खाते हैं, वो तो बहुत सिंपल सॉल्ट है, वो हमारे लिए यूजफुल भी होता है, लेकिन सारे सॉल्ट्स यूजफुल नहीं होते। मैक्सिमम सॉल्ट्स बच्चों पॉइजनस होते हैं। तो मेटल जब एसिड के साथ, कोई भी आप कॉपर कंटेनर या आप किसी और मेटल के कंटेनर में रख देते हो तो एसिड उसके साथ रिएक्ट करके पॉइजनस सॉल्ट बनाता है। और ये पॉइजनस सॉल्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बैड इफेक्ट डालते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एसिड्स को जनरली हमने ग्लास कंटेनर, जो भी एसिड रिलेटेड फूड है उसको भी हमने कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए। तो आपको ये करोसिव नेचर ऑफ एसिड समझ में आ गया है। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सेकेंड रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा 100% एग्जाम में आती है और इस बार भी आएगी। तो अभी हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको बोला था कि एसिड मेटल के साथ क्या रिएक्ट करता है। तो आप पहले देखिए, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ, कोई भी मेटल है, हमारी सोडियम है, पोटेशियम है, हमारी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। मेटल प्लस एसिड क्या होगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब यदि हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिया जिंक ग्रैन्यूल्स, हम इसका एक्सपेरिमेंट इसके बाद करेंगे। जिंक ग्रैन्यूल्स एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर एक बीकर के अंदर मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए। मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि एसिड को बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालती जाऊंगी। ये सॉल्ट बन गया हमारा जिंक सल्फेट, ये हमारा सॉल्ट है। और आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। फिर से देख लेते हैं। जिंक reacts with dilute sulfuric acid, it gives zinc sulfate which is salt and कहा क्या इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्यों बनती है? हाइड्रोजन गैस का बनना रीजन है, ये बेसिकली हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको याद होगा, यहां पर आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप देख रहे हो कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी प्लेस ले लेता है। तो यहाँ पर जिंक जो कि मोर रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसने इसके सॉल्ट इसके एसिड सोल्यूशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद इसकी प्लेस लेके जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये आप अलग अलग एसिड्स के साथ, आपके पास इतनी सारे मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन सेम ही बनते जाएंगे, सिर्फ सॉल्ट्स अलग अलग बनते जाएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ अभी जैसे H2SO4 है, आप HCl के साथ कीजिए इसकी रिएक्शंस। इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स मैंने, जैसे अभी आपको मैं पूरी एक्टिविटी करके बताऊंगी, मैंने यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं और मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप देख रहे हो, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि यदि हम इंस्टेड ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स हम जिंक पाउडर, जिंक डस्ट ले लेंगे तो क्या होगा? क्या केमिकल रिएक्शन में चेंज होगा? नहीं। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा?
जब यदि हम इंस्टेड ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स हम यदि जिंक डस्ट ले लेते हैं, जिंक पाउडर ले लेते हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे, जिंक सल्फेट बनेगा एंड H2 गैस इवॉल्व होगी, लेकिन यहां पर क्या होता है, जिंक पाउडर डालने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ये रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट रेट से होती है, बस इतना ही फर्क होता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बनते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि जिंक ग्रैन्यूल्स हो, जिंक ग्रैन्यूल्स हो चाहे डस्ट हो, है तो जिंक है उसके अंदर, तो इसकी खाली रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया पाउडर की जिंक डस्ट की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक और हम रिएक्शन ले लेते हैं सेम, मैं आयरन ले लेती हूँ, आयरन में मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालती हूँ, जब हम आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है फेरस क्लोराइड। आप सब जानते हो दो क्लोराइड्स होते हैं आयरन के, दो, FeCl2 FeCl3, अस्ट एंड एक, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2+3 होती है, तो यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, हम क्रॉस वैलेंसी लिखते हैं, आप सबको पता है Cl की 1 है, Fe की 2 है, तो Fe की जब वैलेंसी 2 होती है तो हमारा कंपाउंड हम उसको कहते हैं फेरस क्लोराइड। सपोज FeCl3 होगा तो हम उसे कहेंगे फेरिक क्लोराइड। अभी हम यहाँ पर फेरस क्लोराइड देख लेते हैं, फेरस क्लोराइड बनता है और हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आप आंख बंद करके, सॉल्ट तो हर रिएक्शन में बनेगा, तो आप जब एसिड और मेटल की रिएक्शन करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब आपने जो ये रिएक्शन देखी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, इसके लिए जो एक्टिविटी है एनसीईआरटी में दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्जाम के अंदर भी ये आता है क्वेश्चन। पहले आप डायग्राम देख लीजिए इसका, पहले एक्टिविटी समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसे एक स्टैंड से लगा दिया है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने एक डिलीवरी ट्यूब आप देख रहे हो, डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, और मैंने इस ट्यूब को डाल दिया है सोप सोल्यूशन में। अब आप देखिए, आप वहां देख रहे हैं जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारा सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ये हाइड्रोजन गैस सोप सोल्यूशन में आप देख रहे हो बबल्स के फॉर्म में आ जाती है। चलिए, अब हम इस डायग्राम को, इस एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं। आपने जैसे डायग्राम में अभी देखा, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसको स्टैंड से लगा दिया है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, हमारा जिंक सल्फेट बना और हमारी हाइड्रोजन गैस या बबल के फॉर्म में इवॉल्व हुई। हाइड्रोजन गैस को मैंने यहाँ पर सोप सोल्यूशन में कलेक्ट कर लिया। अब आपको ये बात ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बता रही हूँ। हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर कलेक्ट हो गई। हाइड्रोजन गैस जो है वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होती है, इसलिए हम इजीली इसको वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करते हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप जानते हैं, हम सोप सोल्यूशन इसलिए लेते हैं ताकि हमें बबल्स के फॉर्म में ये दिख सके। हम नॉर्मल वाटर में भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं या सोप सोल्यूशन के अबाव भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब वाटर या सोप सोल्यूशन की हम बात करते हैं, वाटर की यदि बात करते हैं तो मैंने आपको बोला हाइड्रोजन को हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं। डाउनवर्ड यानी क्या, हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होती है, तो ये क्या करती है, वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस, वाटर को नीचे की ओर कर देती है, वाटर नीचे चला जाता है और ये लाइटर होती है तो ये ऊपर कलेक्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के इससे ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन गैस निकली है, ये हमें पता कैसे लगेगा। आप जैसे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि जो गैस इवॉल्व होती है उसकी सबकी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है। तो हाइड्रोजन के कंफर्मेटरी टेस्ट से आप जैसे देख रहे हो, हम इसके माउथ पे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम यदि बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल इसके माउथ के ऊपर ले जाएंगे तो हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कलरलेस, ओडरलेस एंड फ्लेमेबल गैस है। तो जैसे ही हम बर्निंग मैचस्टिक इसके पास में, इसके माउथ के पास लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस
पॉप साउंड के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा क्योंकि ये फ्लेमेबल गैस है। तो जोर से पॉप साउंड आएगा और एकदम से थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, जो हमें बताता है कि हमारी जो इवॉल्व होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो आपको ये पूरा का पूरी एक्टिविटी ये एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ये आता है। आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, आपको इस तरह से ये सॉल्व करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे इसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। अभी हमने फर्स्ट मैंने आपको बताया था करोसिव नेचर, आपको समझ में आ गया था। फिर मैंने आपको बोला था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। हमेशा ध्यान रखना मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो सभी में बन रहा है, लेकिन क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, आप सब जानते हैं। इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूं, एसिड की रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल्स के साथ हाइड्रोजन निकालता है लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ ये वाटर बनाता है। अभी हम देख लेते हैं। कोई भी मेटल ऑक्साइड, आप हमेशा याद रखना कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मतलब क्या, व्हेन मेटल एनी मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर हमेशा बेसिक होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। जो हम नॉन मेटल के ऑक्साइड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उनका नेचर एसिडिक होता है, बट मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। तो ये जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आप देखिए ये बेसिक नेचर होता है, और एसिड बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो आपको याद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी हमारा सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड लेके आप कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, आप किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो हम देखते हैं सॉल्ट तो बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो जब मेटल ऑक्साइड जो है एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अभी हम इसको देख लेते हैं, अलग अलग मेटल ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं। ये मैंने लिया है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन की है मैंने डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की है। तो जैसे हम एक बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड का पाउडर एंड डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, स्टर करते हैं, तो हम देखते हैं कि आपस में केमिकल रिएक्शन होती है, और आप देखते हैं कि जो कलर है उसका ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कॉपर 2 क्लोराइड यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया। आपको पता है कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसकी +1 +2 होती है। तो यहाँ पर Cu, यहाँ पर वैलेंसी 2 है इसकी, तो ये है क्यूप्रिक। क्यूप्रिक क्लोराइड कॉपर 2 क्लोराइड बन जाता है जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और वाटर बन जाता है, यानी यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन गया। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, आप अलग अलग आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे अब मैंने दूसरा ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन में HCl की जगह H2SO4 से करा देती हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करा देती हूँ, तो सॉल्ट तो बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन गया, और आप देख रहे हैं वाटर बन गया। ये क्लियर हो गया होगा। एक और हम देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करा देती हूँ। तो जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो मेरा सॉल्ट बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल ट्वाइस। यहाँ ध्यान से देखिए, आपने जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर CaSO4 है क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, SO4 की भी 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया। यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है लेकिन नाइट्रेट की 1 है, ये आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया और हमारा वाटर बन गया। यानी जब मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्शन करेंगे तो आपने सब रिएक्शन में देखा सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। अभी हमने देखी थी मेटल ऑक्साइड, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। अब हम पढ़ रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वैसे ही हम जानते हैं कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर भी बेसिक होता है, तो सेम बनेगा। जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा प्लस वाटर बनेगा, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम थोड़ी रिएक्शंस देख लेते हैं। मैंने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का ये हाइड्रोक्साइड है MgOH होल ट्वाइस। आप जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड OH आयन की वैलेंसी 1 है। 1 हम लिखते नहीं है, क्रॉस वैलेंसी है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है।
ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो सॉल्ट बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में बन गया वाटर। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बन गया कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन गया, यानी सॉल्ट एंड वाटर बन गया। तो जब एसिड जो है मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड भी मेटल ऑक्साइड की तरह बेसिक होते हैं नेचर में, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। आप यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप जितने भी इसका ये बेसिक नेचर होता है, तो आप सब जानते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, हमारे स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, किसी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हमको आप जाते हो मार्केट में, आप एंटासिड लेते हो। तो ये जो एंटासिड्स क्या होते हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे डाइजिन में वगैरह होते हैं। तो आप जब उसको ले लेते हो, एसिडिटी हुई है, इसका नेचर बेसिक होता है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया और हम थोड़े टाइम बाद आपको ठीक लगने लगता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए बच्चों, तो अब हम हमारे फिफ्थ रिएक्शन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। मैंने आपको पहले भी बोला था, केमिकल रिएक्शंस इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। आप इसके पीछे जो लॉजिक है उसको बहुत ध्यान से समझिए। जो मैं आपको पढ़ा रही हूं इसका बार बार रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करोगे उतने आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो ये जो है मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल के कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 है, K2CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये होते हैं मेटल के कार्बोनेट्स। और मेटल के बाइकार्बोनेट यानी जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, हम जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होती है। पहले आप देखिए, कोई भी मेटल कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, कोई भी मेटल का कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आप ध्यान से सुनिए, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ एफरवेसेंस इवॉल्व होती है। यानी जब आप कार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमने देखा था सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो अब हमने जैसे देखा कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ कार्बोनेट है, CO3 है, कार्बोनेट है, तो हमारा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे में मेटल बाइकार्बोनेट्स यदि एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बाइकार्बोनेट यानी उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन सेम होती है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पहले मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी रिएक्शन बताती हूँ। हम दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब को हम A, दूसरी को हम B कह देते हैं। इस A टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, हम 0.5 ग्राम मेटल कार्बोनेट डाल देते हैं और इसमें 2 ml HCl ले लेते हैं। दोनों को शेक करते हैं, क्या बनेगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ एफरवेसेंस इवॉल्व होगी। दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम, टेस्ट ट्यूब B, जिसके अंदर हम 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, आप यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं NaHCO3, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं और सेम 2 ml हम इसमें HCl डालते हैं। हम दोनों को स्टर करते हैं, शेक करते हैं अच्छे से, तो इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ एफरवेसेंस इवॉल्व होती है। हम अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट जो मैंने आपको टेस्ट ट्यूब A में बताया था, मैंने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट HCl डाला, दोनों को मिक्स किया तो मेरा सॉल्ट बन गया। मैंने आपको ऊपर बताया था सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। हमारा कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ एफरवेसेंस इवॉल्व हुई। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेम हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, बाइकार्बोनेट में मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन होता है,
इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसमें भी डाइल्यूट HCl डालते हैं। मैंने टेस्ट ट्यूब बी में आपको बताया एक्सपेरिमेंट करके। आपस में रिएक्शन होती है, सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप बच्चों ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप सोडियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की जगह आप मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए। HCl की जगह आप H2SO4 ले लीजिए। कैल्शियम के साथ रिएक्ट कीजिए। अलग अलग करके आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब लास्ट में मेरे नोट्स देखोगे, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा आपको रिएक्शंस मैंने समझाई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मैंने आपको पहले ही बोला था, गैस की कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, क्योंकि हमें नहीं पता लगता है हमारी जो भी केमिकल रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व हुई है। जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन में बताया था, हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोजन होता है। सेम वे में यदि हमारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गई, लेकिन अब हम इसकी कंफर्मेशन टेस्ट कैसे करते हैं, पहले आप डायग्राम में देख लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट है, आप पहले देखिए। अब आपने डायग्राम देख लिया होगा, आप देख रहे हैं मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकली है जिसको हमने लाइम वाटर से पास किया है। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है। आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं। इसके रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मैंने आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या डाइल्यूट HCl, आप कुछ भी ले सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर से हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मैंने आपको जैसे बोला कि लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है। लाइम वाटर को मिल्की क्यों करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये एरो नीचे नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए पूरा का पूरा हमारा मिल्की कलर आ जाता है। तो हमारा जो लाइम वाटर है वो पूरा का पूरा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप मिस्टेक करते हो तो हमारी टेस्ट ठीक से नहीं आती। हमें यहाँ पर रिएक्शन, जैसे ही हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, हमें रिएक्शन को स्टॉप कर देना है। क्योंकि यदि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में आती है, आप जैसे देख रहे हो ये हमारा मिल्की लाइम वाटर है, मैं यहां लिख देती हूं मिल्की लाइम वाटर। अब मिल्की लाइम वाटर में हम CO2 कंटिन्यूस पास करते जाते हैं, हम रिएक्शन स्टॉप नहीं करते। तो जो एक्सेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल कंपाउंड बना लेती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सोल्यूबल कंपाउंड होता है वाटर के अंदर। और जो आपका लाइम वाटर, आप देखते हो कि लाइम वाटर मिल्की हो गया है, वो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन हो जाता है। तो हम CO2 की टेस्ट कंफर्म नहीं कर पाते। इसलिए ये रिएक्शन करते समय जब आप कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुली करना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। चलिए बच्चों, अब हम इसकी लास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। लास्ट रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मतलब क्या होगा, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे। एसिड और बेस जब आपस में कंबाइंड होते हैं, हम सब जानते हैं ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड का H+ आयन होता है, बेस का OH आयन होता है। ये हम दोनों लिक्विड यानी एक्वस फॉर्म में हम रिएक्शन करते हैं। आप सब जानते हो आयंस एक्वस फॉर्म में निकलते हैं, तो ये बना लेता है सॉल्ट एंड वाटर। इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट होते हैं, हम ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप पहले देख लीजिए, हम अलग अलग एसिड के साथ अलग अलग बेस की रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां लिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है, जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट NaCl हमारा जो कॉमन सॉल्ट है ये बन जाता है, प्लस हमें वाटर मिलता है। यानी कौन सी रिएक्शन हो गई, करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप दूसरा देख लीजिए,
डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट कौन सा बना, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। आप सबको पता है सल्फेट की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है। हम यहाँ एक क्रॉस वैलेंसी में लिखते हैं, सल्फेट की 2 है इसलिए क्रॉस वैलेंसी आ गई, Na की 1 है तो हम इसे नहीं लिखते, और इसके साथ साथ वाटर बन जाता है, यानी सोडियम सल्फेट एंड वाटर बन गया। नेक्स्ट है हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं। आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो इसमें बताऊंगी कि नाइट्रिक एसिड जो है वो सारी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, बहुत कम मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोक्साइड है, कम इसके साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने बेस चेंज कर दिया है, यहाँ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। आपस में रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस का सॉल्ट बन जाता है और वाटर निकलता है। आप यहाँ पर देख रहे हो Mg की वैलेंसी 2 है, NO3 की 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस वैलेंसी है तो 2 लिखा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एक हम क्विक टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब को A मार्क कर लेते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब को हम B मार्क कर लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एसिड ले लिया है, इसके अंदर मैंने बेस ले लिया है। आगे जब मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगी तब आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक इंडिकेटर, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, आप लैब में इसको देख सकते हो, फिनोफ्थिलिन। हम फिनोफ्थिलिन लेते हैं और इस फिनोफ्थिलिन को हम जब एसिड में डालते हैं तो वो एसिड का कलर पिंक कर देता है। तो पिंक कलर होना हमें इंडिकेट करता है कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एसिड है। और आप बेस में जब फिनोफ्थिलिन को डालते हो तो बेस कलरलेस होता है, बेस में कोई कलर इसका चेंज नहीं करता। तो ये हमारी कंफर्मेटरी टेस्ट है एसिड एंड बेस की। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। आप सबने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत मिनरल एसिड्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था इनको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ये करोसिव होते हैं, नेचर में डेंजरस होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो हम मिनरल एसिड्स का इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज होता है ये हम क्विकली देख लेते हैं, ये एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, ये किंग ऑफ एसिड हम इसको कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, जितने भी, जैसे अमोनियम सल्फेट आप जानते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया की हेल्प से बनता है। तो ये जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे केमिकल्स का स्टार्टिंग मटेरियल होता है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको जो बनाने की प्रिपरेशन है ये भी हम बहुत लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल मेथड में करते हैं। डाइज बनाने में ये यूज होता है, पेंट्स, इन दोनों इंडस्ट्री में भी ये बहुत लार्ज अमाउंट में यूज होता है। इसके अलावा कार बैटरीज जो होती है, इस कार बैटरीज के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इसके बाद हमारा दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लैब के अंदर बहुत यूज करते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में HCl बहुत ज्यादा परसेंटेज में यूज होता है। इसके अलावा फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। इसके बाद हम नाइट्रिक एसिड देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स में तो यूज होता ही है, जितने भी नाइट्रेट से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं इसमें नाइट्रिक एसिड यूज होता है। हम सबको पता है प्लांट जो है वो नाइट्रोजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, ये सोल्यूबल फॉर्म में लेते हैं, तो हम जो फर्टिलाइजर्स हैं वो उसको सोल्यूबल नाइट्रेट फॉर्म में देते हैं। तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लोजिव में होता है। आप दिवाली में जितने क्रैकर्स देखते हो या जो बॉम्ब्स देखते हो, स्पेशली TNT, ये ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। ये एक्सप्लोजिव बनाने के अंदर हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। तो मैंने आपको एसिड जो है ये मैंने आपको इसकी केमिकल रिएक्शंस जितनी भी है एसिड और इनके यूजेस क्या है ये मैंने आपको इस पार्ट में, पूरा पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको समझ में आ गया है। लास्ट में मैंने आपके लिए नोट शेयर किए, उसको क्विकली उसका या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराऊंगी, हम स्टार्ट करेंगे बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस।